जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार मोर एजुकेशन 07 पर। गाइज कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज आज के इस लेक्चर में आज हम लोगों का ये सेल चैप्टर का ये थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो लोग आज पहली क्लास कर रहे हैं तो उनसे मैं बता दूं कि जो पीछे 2 क्लासेस हो चुकी हैं, कृपया उनको पहले देख लें, तो ये वाली क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। ठीक है, तो चलिए विलम्ब ना करते हैं और क्लास को कंटिन्यू करते हैं, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आज हमें पढ़ना है कोशिका सिद्धांत के बारे में। कौन से टॉपिक पर बात करने हमें? कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये बनता है कि कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम दिया किसने था, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा, जो कोशिका सिद्धांत है वो 2 वैज्ञानिक थे, एक थे आपका नाम था एम सील्डन तथा दूसरे थे टी शॉन। 2 वैज्ञानिक थे, इन दोनों के द्वारा दिया गया था कोशिका सिद्धांत। ठीक है, एक लोग इसमें से आपके जंतु विज्ञान के साइंटिस्ट थे और दूसरे आपके काहे के थे, वैज्ञानिक थे आपके एक पादप। ठीक है, एक पादप वैज्ञानिक थे, दूसरा जंतु वैज्ञानिक थे। दोनों ने मिल करके एक सिद्धांत दिया, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका सिद्धांत दिया। दोनों में ज़्यादा देखो, जो रॉबर्ट हुक और आपके क्या कहते हैं कि अगर मैं बात करूं ल्यूवेनहॉक, दोनों ने मिल करके जो अवधारणा दी थी, इन दोनों को एक साथ मर्ज करके इन लोगों ने एक नया सिद्धांत दिया, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका सिद्धांत कहते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, दिया किसने था? गिवन बाई एम शील्डन तथा टी स्वान के द्वारा दिया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बहुत पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत एम शील्डन तथा टी स्वान नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। इन्होंने बताया क्या, जिस प्रकार आपने पढ़ा होगा ल्यूवेनहॉक के बारे में, ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट हुक, इन दोनों ने क्या बताया था? इन्होंने बताया था, ठीक है, ये आपके जीवों में बताया था। ठीक है, और ये इन्होंने पादपों में खोजा था, सबसे पहले प्याज में। जीवित पादप कोशिका की खोज इन्होंने की थी, प्याज में करी थी। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका के बारे में बताया था। अगर मैं बात करूं, इन्होंने बताया था पादप में, ठीक है, वो भी मृत पादप में बताया था, और इन्होंने जीवों में की थी, सबसे पहले बैक्टीरिया में, फिर उसके बाद प्याज में करी थी, फिर इसके बाद और इन्होंने कई सारे जगहों पर इन्होंने स्पर्म की खोज, जो आपके स्पर्म थे ना, उसमें भी आपके ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले बात करी थी। ठीक है, तो मैं रॉबर्ट हुक की बात करता हूं, तो रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम उसमें पौधों में बताया था, पादप में कार्क नामक पौधा था, ऐसा आपने पढ़ा था, पौधों में बताया था। और ल्यूवेनहॉक ने किस में बताया था? जंतुओं में। ठीक है, जंतुओं में इन्होंने कहा कि जो चाहे आपका पादप कोशिका हो, चाहे आपका पादप हो या जंतु हो, दोनों क्या काहे से मिलकर के बने होते हैं? तो दोनों के दोनों कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। काहे से मिलकर के? कोशिका, सेल से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया था। रॉबर्ट हुक ने पादप में बताया था, सबसे पहले कॉर्क नामक पौधे में खोजा था। उसके बाद आते ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया हाइड्रा में खोजा था, उसके बाद स्पर्म में भी खोजा था और प्याज में भी खोजा था। तो किसने? स्पर्म की खोज, यानी इन्होंने बताया था कि सबसे छोटी सेल होती है वो आपकी स्पर्म बताया था, मानव में। ठीक है, ह्यूमन में, अगर मनुष्य में बात करूँ, ठीक है, नर जननांगों में, तो उसमें आपका बताया था। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि इन दोनों को मिक्स करके, दोनों को मिला करके एम शील्डन तथा टी स्वान ने एक सिद्धांत दिया, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत कहते हैं। क्लियर है? ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया क्या कि हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, जीव और जंतु हैं, जितने भी आपके जीव हैं, चाहे पादप हैं, सब काहे से मिल करके बने होते हैं? तो कोशिका से। तो यही आपको लिखना है। इनके द्वारा क्या बताया गया था कि हमारे आसपास जितने भी पादप व जंतु हैं, वे सभी कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं, कोशिका से मिलकर बने हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें? तो ऐसा इन लोगों के द्वारा बताया गया। ठीक है, यही बताया गया है कि हमारे आसपास मौजूद जितने भी पेड़ पौधे या जीव जंतु हैं, वो सब किससे मिलकर के बने हैं? तो कोशिका से मिलकर के बने हैं।
एक यहाँ पर अपवाद स्वरूप में एक ऐसा जंतु आ जाता है, पूछा जाता है वह कौन सा जीव है जिस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है जो कि आपका एक्सेप्शन के रूप में है, इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि एक्सेप्शन बहुत पूछे जाते हैं आपके। क्वेश्चन यह है कि किस जीव पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है, कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है, ठीक है, लागू नहीं होता है, ये आपको बताना है, ठीक है, कि ऐसा कौन सा जीव है जिस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि आपका इकलौता ऐसा जीव है जिस पर आपका कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वायरस। क्या हो जाएगा, वायरस। वायरस जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विषाणु। विषाणु पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका वायरस होता है ना, ये आपका अकोशिकीय अंग होता है, और दूसरी बात इसमें केंद्रक जो होता है अनुपस्थित होता है, ठीक है। इसमें जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक। और आपको पता होना चाहिए जितनी भी कोशिकाएं हैं सब कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। तो आपका जो वायरस होता है, आपको बताना है, याद रखना है कि जो आपका वायरस है ना, ये एक अकोशिकीय अंग है, अकोशिकीय अंग है, अकोशिकीय अंग है, ठीक है। और दूसरा आपको पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि इसमें केंद्रक जो होता है वो अनुपस्थित होता है। क्या होता है, इसमें केंद्रक अब्सेंट होता है। केंद्रक क्या होता है, अब्सेंट होता है। क्लियर है, केंद्रक इसमें क्या होता है, अब्सेंट होता है। इस कारण से इस जीव पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। फिर इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं वायरस के बारे में। वायरस अगर यहाँ पर आ गया तो वायरस के बारे में बात कर लेते हैं। वायरस काहे से मिलकर के बना होता है, इसकी जो बाहरी झिल्ली होती है वो किस चीज़ से मिलकर के बनी होती है, वायरस के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, सारी चीज़ें डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलिए, विषाणु, वायरस की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। वायरस को याद रखना है कि जो एक सबसे पहले क्या होती है, नॉन लिविंग बॉडी होती है, ठीक है। ये क्या होती है, नॉन लिविंग बॉडी होती है, मतलब निर्जीव होती है, नॉन लिविंग बॉडी होती है, ठीक है। इनमें जीवन नहीं पाया जाता। फिर अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो जो आपका वायरस होता है वो इस शेप में पाया जाता है, ठीक है, ऐसे करके। ये आपका क्या हो जाता है, वायरस। और वायरस के जो बाहर है, देखो इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, आपके पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, और इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो आपके मैक्सिमम अगर देखे जाएँ तो 90% केसेस में आपके जो 90% आपके वायरस होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ 10% वायरस ऐसे होते हैं जिनमें आपका क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर अंतर्गत क्या क्या सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें अभी हमें डिस्कशन करनी है, ठीक है। ये हो गया। इसकी जो बाहरी जो झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली होती है वो काहे से बनी होती है, तो आपको याद रखना ये प्रोटीन से बनी होती है। काहे से बनी होती है, प्रोटीन से। और कौन सी प्रोटीन से बनी होती है, तो ये भी पता होना चाहिए कौन सी प्रोटीन, कैस्पिड प्रोटीन से, कैस्पिड प्रोटीन, ठीक है, कैस्पिड प्रोटीन से, कैस्पिड प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। चलिए आगे मैं बात करता हूँ कि इसका जो सबसे बाहरी झिल्ली होती है, जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो किससे मिलकर के बना होता है, एक प्रोटीन से। और प्रोटीन कौन सा होता है, किस प्रोटीन से, उस प्रोटीन का नाम क्या है, तो प्रोटीन का नाम याद रखिएगा, कैस्पिड प्रोटीन से बना होता है। फिर इसके अंतर्गत एक लिक्विड पाया जाता है, एक द्रव पाया जाता है, ठीक है, एक लिक्विड पाया जाता है। उस लिक्विड को क्या कहा जाता है, तो लिक्विड को, ठीक है, क्या कहते हैं, उसको न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है, ठीक। इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। फिर इसके अंतर्गत आपके पास जाते हैं आनुवांशिक पदार्थ। क्या होता है इसमें, आनुवांशिक पदार्थ होता है, आनुवांशिक पदार्थ।
कौन कौन से आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 90% वायरस ऐसे होते हैं, इसमें लिख लेते हैं, ठीक है, इसमें बना लेते हैं 90% और 10%। 90% वायरस ऐसे होते हैं जिनमें आपका क्या पाया जाता है, आरएनए, ठीक है। केवल 10% वायरस ऐसे होते हैं जिनमें आपका क्या पाया जाता है, डीएनए। क्या पाया जाता है, डीएनए। वो भी जो डीएनए पाया जाता है वो सिंगल हैंडेड पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, एक सिरे वाला डीएनए पाया जाता है, एक सिरे वाला डीएनए पाया जाता है, ठीक है, एक सिरे वाला डीएनए पाया जाता है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। आपने डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे वहाँ पे। सबसे पहले मैं बात करूँ आनुवांशिक पदार्थ, और डीएनए और आरएनए होते हैं। अगर जंतुओं में बात करें तो डीएनए और आरएनए दोनों आपके क्या होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। 90% वायरस ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, आरएनए पाया जाता है। 10% वायरस ऐसे होते हैं जिनमें आपका क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। वो भी डीएनए कैसा होता है, सिंगल हैंडेड, यानी एक सिरे वाला क्या होता है, डीएनए होता है। क्लियर है इतनी चीज़ें। अगर यहीं पे हम बात कर लें, ठीक है, अगर हम बात कर लें जंतुओं में, और एक चीज़ और याद रखना, इसमें क्या होता है, एक हार्मोन पाओ, इसमें क्या होता है, हार्मोन्स, हार्मोन, ये चीज़ें याद रखनी है आपको। सबसे पहले जो वायरस होता है, वायरस की बाहरी झिल्ली काहे से बनी होती है, तो एक प्रोटीन होती है, इसे क्या कहते हैं, कैस्पिड प्रोटीन। वायरस के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। और ये आनुवांशिक पदार्थ में के रूप में आपके 90% वायरस ऐसे होते हैं जिनमें आपका आरएनए पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपके 10% वायरस ऐसे होते हैं जिसमें क्या पाया जाता है, आपका डीएनए पाया जाता है। वो डीएनए किस प्रकार का होता है, वो भी सिंगल हैंडेड डीएनए होता है, मतलब एक सिरे वाला डीएनए पाया जाता है। क्लियर है इतनी चीज़ें। अगर मैं यहीं पे कंपैरिजन करूं जंतुओं से, काहे से मैं बात करूं, जंतुओं से, तो जंतुओं में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, जंतुओं में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, आनुवांशिक पदार्थ, उसमें दो चीज़ें होती हैं, डीएनए और आरएनए, ठीक है। आनुवांशिक इकाई कह सकते हैं, आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, आपका जीन, ठीक है। डीएनए होता है, डीएनए, और डीएनए का एक छोटा ही पार्ट क्या कहलाता है, आपका डीएनए का एक छोटा पार्ट, देखो आनुवांशिक पदार्थ हो गया डीएनए, डीएनए का एक छोटा पार्ट ही क्या कहलाता है, जीन। अब ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और डीएनए जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो लिखिएगा गुणसूत्र में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, गुणसूत्रों में, क्रोमोसोम में पाया जाता है। क्लियर है, क्रोमोसोम में पाया जाता है डीएनए। और जीन यानी डीएनए का एक छोटा पार्ट क्या कहलाता है, जीन कहलाता है, ठीक है। अगर आपसे बात करें तो जीन क्या होता है, जीन आपका डीएनए का एक छोटा पार्ट होता है, एक छोटा सा खंड होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और गुणसूत्र जो आपका डीएनए पाए कहाँ पर जाते हैं, तो डीएनए जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है गुणसूत्रों के अंदर, ठीक है, गुणसूत्र में पाए जाते हैं। आनुवांशिक पदार्थ ये जंतुओं में हो गया। क्लियर है, यानी जो हमारे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक अगर किसी भी चीज़ का ट्रांसफ़र करना है, स्थानांतरण करना है, तो उसका कार्य कौन करता है, जीन, डीएनए या गुणसूत्र के माध्यम से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यही मैंने बता दिया कि 90% वायरस ऐसे होते हैं जिनमें आरएनए पाया जाता है जेनेटिक सबस्टेंस के रूप में, यानी आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपके 10% आपके क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं आनुवांशिक पदार्थ के रूप में। अगर मैं बात करूं जो आपका वायरस होता है ना, वायरस में आरएनए का स्थानांतरण कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। जो आपके वायरस होते हैं यानी विषाणु होते हैं, इसमें आरएनए का जो स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का, स्थानांतरण कौन करता है, तो इसका जो स्थानांतरण करता है वो कौन करता है, तो याद रखना हार्मोन। कौन करते हैं, हार्मोन करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं, आपके हार्मोन करते हैं, हार्मोन्स करते हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कि वायरस में या विषाणु में आपके जो आरएनए होता है, आरएनए का ट्रांसफ़र कौन करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, तो उसका ट्रांसफ़र कौन करता है, तो हार्मोन करते हैं। इसीलिए वायरस को क्या कहा जाता है, वायरस को कहा जाता है पार्ट ऑफ हार्मोन कहा जाता है, हार्मोन का एक भाग कहा जाता है, ठीक है। लिख लीजिएगा, सो इट इज़ कॉल्ड द पार्ट ऑफ हार्मोन, या इसे कह सकते हैं वायरस जो होता है इसे क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका जो आरएनए होता है इसे क्या कहते हैं, इसे, इसलिए इसी आरएनए को, यानी जो आरएनए है ना, इसीलिए आरएनए को क्या कहा जाता है, आरएनए को, इसीलिए आरएनए को पार्ट ऑफ
हार्मोन कहा जाता है, पार्ट ऑफ हार्मोन्स कहा जाता है, ठीक है, हार्मोन्स कहा जाता है। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, इनको याद रखना है, ठीक है, आपको याद रखना, इतनी चीज़ें आपको वायरस के बारे में क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर मैं वहीं पे बात करूं, अगर आरएनए यानी कि वायरस में जो आरएनए का स्थानांतरण है कौन करता है, हार्मोन करते हैं, तो आपको ये भी बताना है कि बताएगा जो हमारे जो आपके जंतु हैं, जंतुओं में जो आपका यानी मनुष्य हो गया, मनुष्यों को एक चीज़ याद रखना कि बायोलॉजी में जो आपका जंतुओं की कैटेगरी है ना, उसी में मनुष्यों को रखा गया है, तो सीधे इसीलिए कहा गया जंतुओं में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए, इसका स्थानांतरण कौन करता है, तो इसका स्थानांतरण कौन करता है, गुणसूत्र करते हैं। कौन करते हैं? गुणसूत्र करते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें? तो इनका स्थानांतरण कौन करता है? गुणसूत्र करते हैं। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, डीएनए और आरएनए के थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये जो आपके कोशिकीय अंग होते हैं इनके बारे में, ठीक है, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे आपका हो गया कोशिका भित्ति क्या हो गया है, ठीक है, कोशिका झिल्ली क्या होता है, ये सारी चीज़ें, केंद्रक क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें उसमें पढ़नी है। चलिए आज हम बात करते हैं, पहले स्ट्रक्चर बता लेते हैं। ये हो गया आपका डीएनए, ये डीएनए हो गया, और ये आपका क्या हो गया, आरएनए, ठीक, ये डीएनए हो गया आपका, और ये क्या हो गया, आरएनए। आरएनए जो होता है ऑलवेज इन सिंगल हैंडेड, ये हमेशा एक सिरेनुमा, एक धागे जैसी संरचना होती है, और इसमें क्या होता है, दो धागे जैसी संरचना होती है। इसे डीएनए कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, आरएनए कहते हैं। अभी एक वर्ड आया था कि आपको पता होगा कि जीन क्या होता है, तो जीन एक यहाँ से एक यहाँ तक का पार्ट ले लिया जाए तो इसे क्या कहते हैं, इसे जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जीन। और आपको पता होगा कि जो डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर, हमें इसके बारे में पढ़ना, भी डिटेल में पढ़ना है, तो इसमें आपके नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन किए दे रहे हैं, बाकी हम लोग कल अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपका डीएनए और आरएनए होता है, इनमें पाया क्या जाता है, तो इसमें नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ये आपके 5 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। जिसमें से अगर मैं बात करूं तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन इसमें पाया जाता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल आपका आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड के साथ आपके जो आपके नाइट्रोजन क्षारक हैं वो जुड़े होते हैं। और अगर मैं बात करूं कि एक जीन में कितने नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, तो कितना पेयर होता है, कितने जोड़े होते हैं, तो करीब 15 से 16 आपके जोड़े पाए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ की मैं बात करूं ये, और आपको ये भी याद रखना है कि जो आपका डीएनए होता है, डीएनए में डीएनए के जो दोनों आपके सिरे होते हैं, दोनों कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ये जो जुड़े होते हैं वो कौन से बंध से जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। क्लियर है? और इस हाइड्रोजन बंध की अगर लंबाई की बात करें तो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, 20 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। क्लियर है इतनी चीज़ें? इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि इसमें जो एडेनिन, ग्वानिन, अभी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एक जीन की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होती है, वो आपको याद रखना है 34 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। और आपके जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, जो पेयर बने होते हैं दो नाइट्रोजन क्षारक के बीच में, जैसे आपका एडेनिन, थाइमिन, और यहाँ पे आ गया साइटोसिन और क्या कहते हैं, ग्वानिन, ये ट्रिपल बॉन्ड से होते हैं। एडेनिन और थाइमिन आपके डबल बॉन्ड से, साइटोसिन और आपका ग्वानिन ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। और ये बॉन्ड कैसे होते हैं, तो इनको याद रखना है कैसे होते हैं, सहसंयोजी बंध होते हैं। सहसंयोजी बंध केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, सहसंयोजी बंध, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके बीच की जो लेंथ होती है तो आपको याद रखना है 3.4 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। तो कुछ लेंथ हैं, कुछ सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। नए चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब नई वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी इनके बारे में और कराएंगे, क्योंकि इनको अभी डिटेल में पढ़ना है। डीएनए और आरएनए को थोड़ा और डिटेल में ब्रीफ में पढ़ना है, तो सारी चीज़ें वहाँ पर कराई जाएंगी।
तो आज का मोटिव बस इतना था कि हमें कोशिका सिद्धांत बताना है, वायरस के बारे में बताना है, ऐसा कौन सा जीव है जिस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है, तो वो हमने बता दिया। कल हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गन के बारे में, कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे हमें पढ़ना है कौन सा है, कोशिका झिल्ली पढ़ना है। कोशिका झिल्ली के बाद हमें कौन सा पढ़ना है, ठीक है, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है वहीं पर आपका आ गया कि जैसे आपसे कह दिया जाए कि पादप की जो कोशिका भित्ति होती है, बाहरी झिल्ली होती है, वो काहे से बनी होती है, जंतुओं, वो क्या कहते हैं आपके जीव, शैवालों की, कवकों की और आपका जीवाणुओं की, इन सभी की कोशिका भित्ति काहे से बनी होती है, बाहरी झिल्ली काहे से बनी होती है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है केंद्रक के बारे में, खूब सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। केंद्रक के बाद हम लोग पढ़ेंगे गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद आ जाएंगे हम लोग जो आपके गुणसूत्र में बहुत ज़्यादा अगर क्वेश्चन बनते हैं अगर गुणसूत्र से, तो इनके होने वाले विकारों से, इनमें कौन कौन से रोग हो जाते हैं। जैसे आपका आ जाता है कौन सा, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हो गया और आपका डाउन सिंड्रोम हो गया, पटाऊ सिंड्रोम हो गया। ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको पढ़नी है, ठीक है। तो अब आगे वाला जो आने वाला जो वीडियो है, आगे आने वाली जो क्लास है, तो उसमें आप बने रहें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर आने वाले हैं। और आज की वीडियो को बस यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद प्यारे साथियों, वंदे मातरम प्यारे साथियों।